हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रस्तावना कौशल के बारे में। कौशल की कहानी जानते हैं माननीय दीपक सर की जुबान। हेलो सर। प्रस्तावना कौशल में कौन कौन सी सावधानियाँ बरती जाती हैं। मेरे साथ मेरे ही कॉलेज का स्टूडेंट विष्णु है। कौशल करते समय जब हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न कई बार हम बहुत ज़्यादा जटिल कर लेते हैं। उसको उस फील्ड का कुछ भी नॉलेज कि कौन से हथियार चलाने पे कितनी दूर वो फायर करेगा, या सामने वाला हमको अगर टारगेट कर रहा है तो बचना कैसे है। 100 बच्चे आपको टारगेट करके बैठे होते हैं। ये तो टारगेट ही कि आप आए क्लासरूम में तो आपसे वो पहला क्वेश्चन आपको जज करने के लिए पूछते हैं कि आपको क्या आता है। हेलो एवरीवन। तो आज की इस ज्ञानवर्धक एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप लोगों को कुछ कह रहे होते हैं और सामने वाला इग्नोर कर देता है। ऐसा आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आपकी प्रारंभ ही गलत होती है। तो आइए इस प्रारंभ को सुधारने के लिए, अच्छा करने के लिए एक माइक्रो टीचिंग का एक अलग सा टॉपिक होता है जो बहुत ही माइक्रो टीचिंग का स्तंभ माना जाता है, जिसको हम लोग प्रस्तावना कौशल कहते हैं। तो आइए प्रस्तावना कौशल की कहानी जानते हैं माननीय दीपक सर की जुबान। हेलो सर। हेलो, नमस्कार आप सभी को। हमारे ऑडियंस को सर अपना परिचय दें और जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दें। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री भागवत प्रसाद सिंह मेमोरियल बीएड कॉलेज, देवमोड़, औरंगाबाद, बिहार। मैं आप सभी का इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। मेरे साथ मेरे ही कॉलेज का स्टूडेंट विष्णु है, जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रस्तावना कौशल के बारे में। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रस्तावना कौशल क्या होता है, उसके कौन कौन से घटक होते हैं, प्रस्तावना कौशल में कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। तो प्रस्तावना कौशल करते समय जब हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न कई बार हम बहुत ज़्यादा जटिल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आसान भी कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना हाँ और ना में होते हैं। तो ऐसे चीज़ों से हमको बचना चाहिए। और सबसे पहले अगर बात करें हम प्रस्तावना क्या होती है, तो मैं थोड़ा सा इसको जोड़ता हूँ क्योंकि ये विषय है माइक्रो टीचिंग का, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कुछ बनने का, किसी का डॉक्टर, किसी का इंजीनियर, किसी का साइंटिस्ट, और कोई चाहता है कि मैं किसी फोर्स लाइन में चला जाऊँ। पुलिस कोई बनना चाहता है, कोई सीआरपीएफ ज्वाइन करता है, कोई आर्मी ज्वाइन करता है। तो सबके लक्ष्य और उद्देश्य अलग अलग होते हैं, इसलिए सबको अलग अलग एफर्ट भी लगाना होता है। तो उसी दौरान क्या अगर हम कोई ऐसा व्यक्ति है जो आर्मी में जाना चाहता है, बिना प्रशिक्षण के सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा में पास आउट करा के उसको हम क्या भेज सकते हैं? नहीं सर। रीजन क्या है कि उसको उस फील्ड का कुछ भी नॉलेज नहीं होता है कि कौन से हथियार चलाने पे कितनी दूर वो फायर करेगा, या सामने वाला हमको अगर टारगेट कर रहा है हमको बचना कैसे है, या कौन सा एरिया ऐसा है जो हमको बचा सकता है, कौन सा एरिया है जो हमारे लिए खतरनाक है। कई बार उनकी ड्यूटी जंगलों में भी लग जाती है। तो सारे इन्वायरमेंट को समझने के बाद भी उनको हम प्रशिक्षण देते हैं। कोई प्रशिक्षण 3 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई साल भर का भी होता है। उसी तरह से जब हम उनको प्रशिक्षित करके, उनको ट्रेन करके उनके फील्ड में भेजते हैं, तब वो उस फील्ड को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट हमारे टीचिंग में भी होता है। कि अगर हम किसी भी बच्चे को बिना प्रशिक्षण के ही क्लासरूम में भेज देंगे, क्लासरूम का इन्वायरमेंट भी वैसे ही जंग के मैदान की तरह होता है जहाँ पे 100 बच्चे आपको टारगेट करके बैठे होते हैं। ये तो टारगेट ही आप आए क्लासरूम में तो आपसे वो पहला क्वेश्चन आपको जज करने के लिए पूछते हैं कि आपको क्या आता है। तो क्या आता है, क्या नहीं आता है, ऐसे सवालों से आप उलझ सकते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले अपने अंदर उस शिक्षण के विभिन्न कौशलों डेवलप करना होता है। तो माइक्रो टीचिंग ही बेसिकली ऐसा ही एक तौर तरीका है जिसके माध्यम से हम बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं विभिन्न शिक्षण के पहलुओं पर। जैसे अभी हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना कौशल पे, उसी तरह से बहुत सारे कौशल हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट ने अलग अलग कैटेगराइजेशन किया है। उसमें भी प्रस्तावना कौशल के अलावा प्रश्नीकरण कौशल और पुनर्वलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल,
और रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट स्किल, जिसको आप पुनर्बलन कौशल कहते हैं, ऐसे करके बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इन पे कमांड नहीं करेंगे और हमको जानकारी नहीं होगी तो कोई भी बच्चा हमारी क्लास में कभी भी कुछ भी करने लगता है। कभी कभी वो अनुशासनहीनता करेगा और आपको पढ़ाने नहीं देगा। तो जब तक आपके पास इन सब समस्याओं से लड़ने के लिए पूरी तैयारी नहीं होगी, आप नहीं लड़ सकते। तो इसी में से एक है हमारा प्रस्तावना कौशल, जिसको हम अगर हिंदी की भाषा में बोले तो परिचय कौशल भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में सेट इंडक्शन या इंट्रोडक्शन स्किल के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली हम अगर बात करें जनरल लाइफ में, जब भी हम कभी बाहर जाते हैं और किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे होते हैं, वैसी सिचुएशन में हमारी जो पहचान होती है हमारे परिचय पे डिपेंड करती है। हम जितना प्रभावशाली तरीके से अपने बारे में सामने वाले को बताएंगे, उतना ज़्यादा प्रभावित होता है और फिर जो संबंध बनते हैं वो बेहतर होते हैं। उसी तरह से जब हम क्लासरूम में प्रवेश करते हैं और बच्चों के सामने हम अपने आप को जितना बेहतर तरीके से अपने कंटेंट के साथ मिलते हैं, उतना बेहतर बच्चा अगर समझ पाता है तो आपको समझता है कि नहीं, आपके अंदर टैलेंट है, क्वालिटेटिव टीचर हैं और आप बेहतर पढ़ाएंगे। लेकिन आप घुसते ही कुछ ऐसी उल जलूल हरकतें कर देते हैं जिससे कि आपका इंप्रेशन खराब होता है, तो बच्चा आपको फिर निगलेक्ट कर लेता है। सर अक्सर ऐसा हमारे बिहार के स्कूलों में देखा जाता है कि टीचर जो है एक मतलब आदर्श तो होते हैं, नॉलेज की भी कमी नहीं होती, लेकिन एक ऐसा बच्चों के साथ बना लेते हैं, बिहेवियर बना लेते हैं, चाहे तो बच्चों को एक मतलब कह सकते हैं सर कि लोकल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, अपना स्टैंडर्ड को एकदम बच्चे के साथ मिला लेते हैं। तो क्या ये एक्टिविटी करना ठीक रहता है प्रस्तावना कौशल के अनुसार? एक्चुअली में क्या है ना, आपको बच्चे के साथ तालमेल तो मिलाना है, क्योंकि बच्चा बहुत हाई लेवल थिंकिंग का नहीं होता है। जब आप छोटे लेवल पे जाते हैं, यानी प्राथमिक स्तर पे, तो वहाँ पे आपको बच्चों को समझने के लिए उनके लेवल पे तो जाना है, लेकिन जाने के साथ साथ आप अपने को ऐसा नहीं फील करा सकते ना कि मैं भी अब उसी लेवल का हूँ, कि आप एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट, आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। यानी कि सर दोस्त होना है लेकिन दोस्त बनना नहीं। मतलब उनके साथ बिहेवियर आपका जो होगा वो बहुत पोलाइटली होगा, लेकिन आपके जो व्यवहार होंगे वो एज अ टीचर होंगे। सर कुछ जैसे कि हर रूल रेगुलेशन का कुछ अवधारणाएं रहती हैं सर, उसी तरह से कुछ प्रस्तावना कौशल की भी बुनियादी अवधारणा होंगी। हाँ बिल्कुल, उसके बारे में कुछ बताएं। जब भी हम पहले तो हम एज अ टीचर क्लासरूम में जाने से पहले खुद अपने को प्रिपेयर करते हैं कि हम जाएंगे, अगर क्लासरूम में पहुंचेंगे तो हम बच्चे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं प्री प्रिपरेशन, मतलब पूर्व तैयारी। जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो वगैरह वगैरह, तो वो सब चीज़ें आप पहले से करके लेके जाते हो। आप कौन सा लेसन प्लान बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका टीचिंग एड्स कौन सा होगा, कौन सा टीचिंग मेथड आप इस्तेमाल करोगे, शिक्षण विधि का इस्तेमाल करोगे, वो सारी चीज़ें आप पहले से प्लान करते हो। उसी तरह से जब आप क्लास में एंट्री लेते हो तो आपको अपने कंटेंट से बच्चों को परिचित कराना, क्योंकि जैसा हमारा विषय ही है परिचय कौशल या इंट्रोडक्शन स्किल या सेट इंडक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो आप अपने टॉपिक को बच्चों से कैसे इंटरेक्ट कराओगे कि बच्चा उस टॉपिक से कनेक्ट हो पाए। तो बेसिकली उसके लिए कुछ मुद्दे होते हैं जिनको हम वो दिमाग में रख के जाना होता है। सर वो ध्यान में रखने मतलब कि दिमाग में रखने योग्य क्या क्या बातें होंगी जो प्रस्तावना कौशल को जब हम लोग बच्चे से प्रेजेंट करें उन लोग के सामने, तो किन किन बातों को ध्यान में रखें? इसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है कि क्लास में घुसते ही हमको बच्चों के साथ फैमिलियर होना, ये मान के चलना है कि उनका जो अभी थिंकिंग का टाइम है वो हमारी थिंकिंग के टाइम से मैच कर जाए। मतलब जैसा हम सोच के गए हैं वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना सबसे पहला ज़रूरी है कि वहाँ का जो सीटिंग अरेंजमेंट है, अनुशासन है, वो सारी चीज़ मेंटेन करने के बाद फिर हम अपने टॉपिक के साथ उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे आप क्लास में घुसते हो तो बच्चा आपको मे बी विश करता होगा, थोड़ा बहुत वो आपके साथ फैमिलियर होने की कोशिश करता है, तो आप एक स्माइल के साथ उनको विश करते हैं, तो बच्चे को लगता है कि नहीं, जो टीचर सामने वाला खड़ा है वो मेरे जैसा ही है और हमारी फीलिंग्स को वो समझता है, तो आपसे वो जुड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है आपका बच्चे का
प्रीवियस नॉलेज से जुड़ा हो। जैसे आप क्लास में घुसते हैं, आप मान लीजिए नए नए किसी स्कूल में पहुंचे, आपको ये नहीं पता है कि जो बच्चा है उसको पुराने टीचर ने क्या चीजें पढ़ाई हैं, और पढ़ाई भी है तो उसको पता है कि नहीं पता है। हो सकता है जब टीचर पढ़ा रहा हो तो बच्चे ने ध्यान नहीं दिया हो, इस वजह से टॉपिक मिस हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारी गलती टीचर की होती है, उसकी जिम्मेदारी बच्चों की भी होती है, हमारे अभिभावक की भी होती है। अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो पढ़ाया गया उसको बच्चे ने कवर किया या नहीं, वो अगर ध्यान में रखेंगे तो बच्चा जरूर पढ़ेगा। लेकिन कई बार होता है कि हम उससे जुड़ नहीं पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बच्चे का प्रीवियस नॉलेज, यानी कि पूर्व ज्ञान। क्योंकि बच्चे जो होते हैं विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक परिवेश के होते हैं। कोई बहुत धनाढ्य वर्ग का होगा तो बहुत कोई निर्धन या बहुत गरीब होगा जिसके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती। ऐसे बच्चे भी आते हैं। तो दोनों के जो नॉलेज का लेवल होगा वो अलग अलग होता है। तो हमको जब क्लास में घुसते हैं तो हमको ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो सबसे निर्धन कैटेगरी का है या बैकवर्ड क्लास का बच्चा है, एक है कि टॉप मोस्ट इन्वायरमेंट में पला बड़ा है बच्चा, दोनों का लेवल एक जैसा दिखा है, वो प्रश्न ऐसा होना चाहिए। तो प्रीवियस नॉलेज को हम पहले टटोलने की कोशिश करेंगे कि बच्चा क्या क्या जानता है जी। और जब ये सारी चीज़ें हमको पता हो जाती हैं तब हम अपने कंटेंट को उससे उस प्रीवियस नॉलेज के थ्रू उस कंटेंट को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सर ये प्रस्तावना कौशल में सर जिज्ञासा और रुचि के बारे में बात होती है। जैसे कि सर अगर पर्सनली अपना बताएं तो बचपन में सर किन्हीं को पढ़ने का मन नहीं करता। एज अ टीचर बच्चे को किस तरह से इंटरटेन या फिर उसको जिज्ञासा इंटरेस्टिंग बनाए किसी भी टॉपिक को, इसके बारे में बताएं सर। देखिए, सबसे जरूरी जो मैटर है वो तो एक हो गया प्रीवियस नॉलेज। उसके साथ साथ बच्चों में अगर जिज्ञासा नहीं होगी पढ़ने की तो आप कितना अच्छा भी पढ़ाएं, दुनिया का बेस्ट टीचर आके उनको पढ़ाए, वो पढ़ नहीं सकते। सर क्यूरियोसिटी मतलब कैसे बच्चे में लाएं एकदम? तो उसको डेवलप करने के लिए बच्चे में सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभाता है वो हमारा है TLM लर्निंग मटेरियल जी सर। या फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जैसे किसी कहानी के माध्यम से, किसी उदाहरण के माध्यम से या किसी व्यवहारिक जीवन में घटी घटनाओं के माध्यम से हम उस टॉपिक को जोड़ेंगे तो बच्चा ज्यादा समझ पाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चे को जाते हो और आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो 4 + 4 = 8 होता है, प्रूव भी किया जा सकता है। यस सर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आप कुछ एक्टिविटी करो। आपके सिलेबस का एक पार्ट है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्लेइंग। ये सब कॉन्सेप्ट है। बच्चों को खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं, एक्टिविटी करा के सिखा सकते हैं। तो जो उनकी रुचि या जिज्ञासा पढ़ने में नहीं है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जुड़ेगी। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसका मैक्सिमम अटेंशन खेल की तरफ। यस सर। तो जब खेल के माध्यम से हम सिखाने की कोशिश करेंगे तो हमसे जुड़ेगा। जैसे मैंने अभी बोला 4 + 4 = 8 ब्लैक बोर्ड पे हमने लिख दिया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम उसको किसी तरीके का इस्तेमाल TLM ला के मान लीजिए एट प्रेजेंट टाइम आप TLM नहीं लेके गए, आपके हाथों में 10 उंगलियां हैं, आप निकाल सकते हैं कि 4 इधर है 4 इधर। अब वापस से इनको पास में ले आएंगे तो फिर से वापस से हम काउंट करा के बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बच्चों 4 और 4 को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो उसका रिजल्ट 8 आता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपके क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं सामने, आप इधर से 4 बच्चों को खड़ा कर लीजिए, 4 बच्चे इधर से आ गए। अब चारों को एक साथ खड़ा कर देंगे कि हमने उसको ऐड कर दिया या जोड़ दिया। अब किसी एक तीसरे बच्चे को बुलाएंगे और उससे बोलेंगे अब बेटा ये सब बच्चों को काउंट करो। हो सकता है उसको जोड़ना नहीं आता हो लेकिन काउंटिंग आता हो, गिनती वो गिन लेता होगा। फिर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके वो गिन लेगा। फिर आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो कि 4 + 4 = 8 आता है। तो जितने भी बच्चे थे जिनका मन नहीं लग रहा था, हो सकता है उस अटेंशन को पाके कि मेरा भी नंबर आ सकता है, मैं भी सर की नजरों में आ सकता हूँ। यस सर। वो जुड़ने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आप खुद बचपन में छोटे रहे होंगे, या मैं अपनी खुद की बात करूं तो जब कभी कभी कॉपी में कोई टीचर कोई मैडम
वेरी गुड का कॉन्सेप्ट या गुड लिख देती थी, Yes. या बोला बहुत अच्छा लिखे हो। अब तो सर हम लोग के कॉपी में मतलब मेरे बचपन का याद है सर, इमोजी बनाते थे। हाँ। बहुत अच्छा करते थे तो स्माइल का 2-3 इमोजी बनाते थे। तो वो सब कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चे को मोटिवेट करने का। हाँ उससे क्या होता है, बच्चा देखेगा तो पूरी क्लास को दिखाएगा सर ने आज हमारे को यस मोटिवेट किया, वेरी गुड लिख दिया। और वो इवन कि वो उसके अंदर 2-3 दिनों तक कंटिन्यूअसली रहता है। ये एक पार्ट है आपके रीइंफोर्समेंट स्किल का, तो उस पर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। सर अगर आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि इंटरेस्टिंग बनाना, तो कभी हम लोग को तो जहाँ तक पता है कि 40 मिनट का ही एक पीरियड रहता है, तो उस इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में कितना देर लेना है, मतलब कितना समय प्रस्तावना कौशल को देना है, पूर्व ज्ञान से कितना समय तक जोड़ना है बच्चों लोग। एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो पूरा प्रस्तावना कौशल है 5 से 7 मिनट या 10 मिनट की बात करते हैं लोग, लेकिन अगर हम ओवरऑल प्रोसेस की बात करें तो 6 मिनट फिक्स होता है एक कौशल के लिए भारतीय परिवेश में। तो अगर हम 5 से 7 मिनट भी ले रहे हैं, तब आप ये सोचो उसी उतने टाइम में आपको प्रश्न भी पूछने हैं, बच्चों के अंदर उस प्रश्न के प्रति जिज्ञासा भी उत्पन्न पैदा करनी है जी सर, और अपने कंटेंट को उद्देश्य कथन के माध्यम से ये भी बता देना कि आज हम यही पढ़ाने वाले हैं। अब आप वो कैसे करोगे? तो यानी सर इसके पीछे भी जो हम लोग प्रस्तावना कौशल प्रेजेंट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें भी कुछ कनेक्शन रहते होंगे। बिल्कुल। तो जब हम प्रश्न पूछेंगे तो जाहिर सी बात है प्रश्न का लेवल, मैंने जैसा स्टार्टिंग में बोला, उनके प्रीवियस नॉलेज से जुड़ा होना चाहिए। अगर उनके प्रीवियस नॉलेज से वो जुड़ा रहेगा तो बच्चा तुरंत उस चीज का आंसर करेगा। और अगर प्रीवियस नॉलेज से उनका क्वेश्चन नहीं जुड़ा हुआ है तब पहला क्वेश्चन ही जैसे पूछेंगे सारे बच्चे में सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि उनको पता नहीं होगा। लेकिन हम अगर उनके बैकग्राउंड को जानते हुए उसके क्वेश्चन से जुड़ते हैं और एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर आया उस आंसर से हमारा दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, और फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है उससे हमारा तीसरा क्वेश्चन बन रहा है। इट मीन्स कि एक जेड शेप का जो हमारा पैटर्न बन रहा है, अगर हम उस जेड शेप को फॉलो करते हैं तो बच्चा एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे से जोड़ पाएगा, दूसरे का प्रश्न पहले से ऐसे एक जेड शेप में वो फिगर तैयार होगा। तो जब आप एक क्वेश्चन को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से जोड़ पाएंगे तो बच्चा जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी सीख पाएगा। यानी कि सर इसको एक क्रिएटिविटी देना, प्रस्तावना प्रश्नों को बनाने में भी क्रिएटिव होना। अब जैसे कि प्रश्न को बनाने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, एक मुद्दा ये भी है। तो इस पे हम बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो पहला क्वेश्चन है आपको प्रीवियस नॉलेज चेक करके ही बनाना है, बिल्कुल बेसिक उन लोगों से बेसिक क्वेश्चन जो उनके व्यवहार से जुड़ा हो। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जो सावधानी है वो है कि क्वेश्चन जो भी पूछे जाएं वो ओपन एंडेड नहीं होने चाहिए, वो क्लोज एंडेड होने चाहिए। ओपन एंडेड का यहाँ से मतलब ये है कि कोई ऐसा प्रश्न जिसका एक से ज्यादा आंसर ना हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, मैंने किसी बच्चे से पूछा कि बेटा आप बिहार में हो, तो बिहार में आपका सबसे फेवरेट प्लेस कौन सा है जहाँ पे आप जाना पसंद करते हो? तो बच्चा औरंगाबाद का है तो हो सकता है औरंगाबाद बोल दे, कोई पटना का हो तो बोल दे पटना मेरे को पसंद है, कोई कहीं और का होगा तो अलग अलग जगह का जहाँ पे गया होगा वहाँ का नाम ले सकता है। तो इससे क्या होगा, आपके जो आंसर होंगे वो एक साथ बहुत सारे आ जाएंगे। अब आप किस आंसर को एक्सेप्ट करोगे, किसको रिजेक्ट करोगे? इसमें बच्चे लोग सर गुस्सा करते हैं कि सर हमारा वाला आंसर नहीं। तो आप उसमें जब पिक कर लोगे किसी एक को तो वहां पे बायसनेस आएगी कि सर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को ज्यादा पसंद करते हैं। यस सर। और हमारे आंसर को रिजेक्ट किया जबकि मेरा भी आंसर सही था। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन क्रिएट करें तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे यस और नो टाइप के नहीं होने चाहिए, सही गलत टाइप के नहीं होने चाहिए। रीजन क्या है कि आपने जैसे ही क्वेश्चन पूछा, आधा बच्चा बोल देगा जी सर सही है, आधा बोल देगा जी सर गलत। मैंने जैसे किसी से पूछा कि आपको मिठाई पसंद है, तो हो सकता है किसी को नमकीन खाना पसंद हो तो बोल देगा नहीं सर, तो आप फंस जाएंगे। यस सर। ठीक है। दूसरा चीज क्या था, मैंने बोला क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन जिसका केवल और केवल एक आंसर निकलता। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बिहार की राजधानी क्या है, तो अब जाहिर सी बात है अगर आपको पता है तो आप पटना ही नाम लोगे, और अगर इसके अलावा कोई और नाम ले रहे हो तो उसका मतलब वो क्वेश्चन का आंसर गलत है। तो जब आप ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करोगे तो एक आंसर आएगा
और आप उस आंसर को लेके दूसरा क्वेश्चन क्रिएट करो। हाँ, ठीक है। और इस प्रश्न की सीरीज में बात की जाती है, मैक्सिमम आप 4 से 5 प्रश्न रख सकते हो और मिनिमम 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन। इसके कुछ उद्देश्य कथन भी होंगे सर? हाँ, प्रस्तावना कौशल का मेन उद्देश्य जो होता है, सबसे पहला तो बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ पाना, जिससे कि हम आगे की पढ़ाई को और आसान बना सके। सबसे मेन पर्पज यही है, उनके प्रीवियस नॉलेज से हम जुड़ पाए। दूसरा उद्देश्य जो है कि कई बार होता है कि टीचर आते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ना क्यों है, मतलब उस टॉपिक को पढ़ने के पीछे रीजन क्या है, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आने वाला है, इसकी वजह से उनको किस वजह से हम पढ़ा रहे हैं ये भी उनको पता होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, कई बार हम, जैसे अभी हमने प्रश्नों की बात की, तो प्रश्न कैसे होने चाहिए, तो प्रश्न बनाने का एक उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा है कि टीचिंग एड्स को ऐड हम क्यों करेंगे, प्रश्न को और रोचक तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, कई बार हम प्रश्नों को प्रस्तुत करने में भी कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं। पहले ले आए जो टफ क्वेश्चन था उसको, और बाद में ले आए जो नॉर्मल क्वेश्चन था उसको। तो जो हम बाद में नॉर्मल क्वेश्चन को रखेंगे, तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है, जो हम जिस टॉपिक पे पहुंचना चाह रहे हैं, उसका आंसर तो आ जाएगा। फिर जब बच्चा उस चीज को जानता ही है, तो हम पढ़ाना क्यों चाह रहे हैं उसको। ठीक है, तो प्रश्न को प्रस्तुत करने का भी एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, इन सब पर्पज को हम ध्यान में रख के प्रस्तावना के उद्देश्य को डिसाइड करते हैं। सर, प्रस्तावना कौशल के बारे में इतनी सारी बातें हो गई, इसका कुछ व्यवहारिक उदाहरण होंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिना उदाहरण के हम प्रस्तावना को अचीव नहीं कर सकते। और जब तक आप व्यवहारिक जीवन से उसको जोड़ के नहीं पढ़ाएंगे, वो आप अचीव नहीं कर सकते हो।